हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी एकदम बढ़िया से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर। इंग्लिश जो एक सबको टफ सब्जेक्ट लगता है, इंग्लिश की लैंग्वेज के जो पैराग्राफ वगैरह आते हैं और जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत टफ लगते हैं, नहीं हो पाते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनका मीडियम जो होता है वो हिंदी है और उनको इंग्लिश नहीं समझ आती, नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज इसी वीडियो में हम आपके लिए कुछ लेकर आ गए हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपने कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा है और कोई रिवीजन अब तक नहीं किया है तो आपके लिए मैं कुछ कीवर्ड्स लेकर आ गई हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग लेकर आ गई हूँ, जिससे आप क्या करोगे, एग्जाम एकदम अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे। अगर आपने ये वर्ड लर्न कर लिए तो आप इजीली आप इंग्लिश को सॉल्व कर पाओगे, इंग्लिश के पैराग्राफ को भी सॉल्व कर पाओगे और पैडागोजी को आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे। पैडागोजी आपको टफ नहीं लगेगी। अगर आपने ये वर्ड याद कर लिए तो आप इंग्लिश में कभी मार नहीं खा सकते हैं। तो चलिए आज इसी को लेकर वीडियो शुरू करने वाले हैं। क्या दिया है, भाषा के बारे में क्या बात की गई है। तो सबसे पहले कुछ थिंग्स देख लेते हैं जो भाषा के बारे में बार बार आती रहती है और इन्हीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, इन्हीं को घुमा फिरा कर क्वेश्चन आते हैं। चलिए देख लेते हैं भाषा क्या है। लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज क्या होती है, कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन में। अगर भाषा नहीं होगी तो आप एक दूसरे से अपनी बात नहीं कह पाएंगे, अपनी अभिव्यक्ति नहीं रख पाएंगे। भाषा के माध्यम से ही लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अर्थात एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यहाँ पर दिया है लैंग्वेज इज ए यूनिक सिस्टम। लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज एक यूनिक सिस्टम है, एक अनूठी प्रणाली होती है। लैंग्वेज इज ए कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भाषा जो होती है संस्कृति और सभ्यता की क्या होती है, वाहक होती है। वाहक मतलब कैसे बोलेंगे आप इसको, अगर भाषा ना हो तो आप नई पीढ़ी को कुछ सिखा नहीं सकते हैं। ये एक अमूर्त प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, आप ये नहीं है कि किसी को लिखकर या लिखित रूप में देकर जाएंगे, अब समझाएंगे। ये होती है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपनी पुरानी बातें, नई चीज़ें एक दूसरे को सिखाते रहते हैं। तो ये क्या करती है, इसके लिए एक वाहक का कार्य करती है, अर्थात कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए वाहक का कार्य करती है। संस्कृति जो पुरानी चली हुई आ रही है, जो सभ्यता चली हुई आ रही है, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भाषा के माध्यम से ही सिखा पाते हैं। लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। लैंग्वेज क्या होता है, इंस्ट्रक्शन के मीडियम होते हैं। आप लैंग्वेज के द्वारा ही निर्देश दे सकते हैं किसी को। कोई भी बच्चा हो या कोई बड़ा हो तो वो निर्देश दे सकता है बच्चों को, और बच्चे जो है वो क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, अपनी अपनी भावनाओं को कह सकते हैं। किसके द्वारा, भाषा के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ। यहाँ पर दिया है लैंग्वेज इज ए फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। भाषा जो होती है सामाजिक व्यवहारवाद का एक रूप होती है। अगर समाज में कैसा व्यवहार आपको करना है, क्या करना है, तो वो किसके माध्यम से शुरू होता है, वो भाषा के माध्यम के द्वारा ही पूरा होता है। अगर आपकी भाषा ही अच्छी नहीं है, आपकी लैंग्वेज ही अच्छी नहीं है, तो आप समाज में अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो लैंग्वेज क्या होती है, समाज में व्यवहारवाद का भी एक रूप होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया है। यहाँ पर दे रखा है डिफरेंस बताना है एंड लर्निंग एक्यूम्सन्स। यहाँ पर देखा है एक्यूम्सन्स एंड लर्निंग एक्यूम्सन्स क्या होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है अधिगम और अर्जन में हमें अंतर बताना है। अधिगम क्या होता है और अर्जन क्या होता है, तो इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अर्जन क्या होता है, जब भी जैसे कोई आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, या समाज में किसी से कोई आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, परिचय कर रहे हैं किसी से, अपने दोस्तों के साथ घुलते मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो जो वहाँ से आप कुछ सीख रहे हैं। मान लीजिए आप मराठी हैं और आपका जो दोस्त है वो पंजाबी है, वो पंजाबी भाषा बोलता है और आप मराठी बोलते हैं। आपके दोस्त ने आपसे मराठी सीख ली और आपने अपने दोस्त से पंजाबी सीख ली। उसके लिए आपने क्या किया, बातचीत के माध्यम से ही एक दूसरे की बातें सुनी, कुछ शब्द सुने, ग्रहण किए, अर्थात चीज़ों को ग्रहण करना ही अर्जन होता है। तो आपने ऐसा करके एक भाषा सीख ली, उसको अर्जन के अंतर्गत रखेंगे। और अधिगम के अंतर्गत आता है जैसे कि आप इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस जा रहे हैं या अपने स्कूल में ही जाते हैं और वहाँ पर आपको अदर लैंग्वेज सिखाई जाती हैं, तो उसके लिए एक संस्था की ज़रूरत पड़ती है, एकेडमिक संस्था की ज़रूरत होती है, जहाँ पर आप डेली जाते हैं, एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, प्रॉपर वे में आप पीरियड अटेंड करते हैं और वहाँ पर अपनी लैंग्वेज लर्निंग की प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं। उन चीज़ों से अगर सीखते हैं तो वो अधिगम होता है। अगर आप किसी भी अमूर्त प्रक्रिया के द्वारा सीख लेते हैं तो वो अर्जन कहलाता है, जिसके लिए कोई आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ना ही स्कूल की आवश्यकता होती है, ना ही टीचर की आवश्यकता होती है। आप बातों को सुनकर भी सीख सकते हैं, फ्रेंड के साथ बात करते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं या टीवी देखते हैं, उसमें देखकर सीख जाते हैं, तो वो अर्जन कहलाता है। तो आपको डिफरेंस पता लग गया होगा अर्जन का और यहाँ पर अधिगम का। चलिए आ जाते हैं क्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। लर्निंग की साइकोलॉजी क्या होती है। एक तो बिहेवियरिज्म होती है और एक कॉग्निटिज्म होती है। व्यवहारवाद होता है जो हमारे साइकोलॉजी क्या होती है सीखने में, जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए, अर्थात जो भी हम सीख रहे हैं उससे हम अपने व्यवहार को परिवर्तित कर रहे हैं, तो वो व्यवहारवाद के अंतर्गत आती है। और संज्ञानात्मकता होती है जिससे हमारे संज्ञान में अंतर दिखाई देने लगता है, हमारा संज्ञान बढ़ता है, उसका विकास होता है। तो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग ये होती है। चलिए आ जाते हैं आगे। यहाँ पर दिया है एक्यूम्सन्स मीनिंग
लर्निंग टू डू समथिंग न्यू। मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया है कि आप कुछ भी नया सीख रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, या किसी टास्क के द्वारा, किसी से बातचीत के द्वारा, अपने फ्रेंड्स के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, आनंदपूर्वक ग्रेजुअली सीख रहे हैं। उसमें आपको कोई संस्था की ज़रूरत नहीं है, कहीं स्कूल नहीं जाना, किसी टीचर से नहीं सीखना, कोई भी संस्थागत जगह से आप नहीं चीज़ें सीख रहे, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एक्यूमसन्स, अर्थात अर्जन हो जाता है। तो ये अर्जन की बात हो रही है। चलिए आगे आ जाते हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ये इस तरह के कीवर्ड आपको याद रखने हैं। यहाँ पर हम आज कीवर्ड की ही बात कर रहे हैं, जिससे कि आप पूरी ग्रामर सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर फ्लुएंसी या प्रोफिशिएंसी स्टेज। प्रोफिशिएंसी वाला वर्ड भी आप कई बार देखेंगे, ये कीवर्ड हैं और इन्हीं के बेस क्वेश्चन बनेंगे। इन वर्ड्स को आपको अच्छे से याद कर लेना है, लर्न कर लेना है, और इनका हिंदी में भी मीनिंग आपको समझ लेना है। जैसे आपको इंग्लिश पता होती है, साथ में आप हिंदी भी सीख रहे हैं, तो उससे क्या हो जाता है, आपका मीडियम अगर हिंदी है तो आप इजीली इंग्लिश के क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप उसको इंग्लिश में ही याद रखेंगे तो आप उसको याद नहीं रख सकते हैं। अगर आपकी मेन लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, और आपको इंग्लिश बहुत टफ लगती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो कीवर्ड मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आपको उनकी हिंदी भी साथ साथ लर्न करनी है, जिससे कि आप इजीली उनको याद रख सकें और पेपर में उन पर आने वाले क्वेश्चन कर सकें। एटलीस्ट आपको अगर ये वर्ड पता होगा, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं मान लीजिए, और वहाँ पर ये वर्ड आ गया, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर बात प्रोफिशिएंसी की हो रही है, अर्थात दक्षता की हो रही है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, आपको ये आंसर जो है टिक कर देना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसी को आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, प्रोफिशिएंसी माने क्या होता है, इसके मीन्स होता है दक्षता। तो आपको ये वर्ड की हिंदी भी जरूर साथ साथ लर्न करनी है, ठीक है। यहाँ पर दिया है दक्षता क्या होती है किसी भी कार्य के लिए। मान लीजिए आपको एक कार्य दिया गया और आपने उसको क्या किया, बहुत स्मूथली कर लिया है और बहुत अच्छे से कर लिया है, इफेक्टिव वे में कर लिया है, बहुत सुंदर। मान लीजिए आपकी टीचर ने आपको एक ड्राइंग बनाने के लिए दी, बोला कि आपको झोपड़ी बनानी है और उसमें आपको अपने हिसाब से सजाना है उसको। तो आपने क्या किया, एक बहुत सुंदर सी झोपड़ी बनाई, उसके पास सन बनाया, रिवर बना दी है, कुछ बर्ड्स बना दिए हैं, फ्लावर्स बना दिए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। मतलब टीचर ने केवल आपको झोपड़ी बनाने के लिए बोला, पर आपने जो एक विजुअलाइजेशन यहाँ पर क्रिएट किया है, बहुत सुंदर करके किया, एक सीनरी टाइप आपने बना दी है प्यारी सी, तो टीचर उससे क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, इफेक्टिव, उसको इफेक्ट करेगी वो चीज़, उसको लगेगा कि बच्चा जो है अपने कार्य में दक्ष है या दक्षता उसने हासिल कर रखी है। तो किसी भी चीज़ में आप बहुत स्मूथली अगर किसी कार्य को कर लेते हैं, इफेक्टिव वे में कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो प्रोफिशिएंसी के अंतर्गत आ जाता है। तो इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, गो फ्रॉम द नॉन टू अननोन। क्या होना चाहिए, हम कुछ चीज़ें जानते हैं, मान लीजिए मुझे इंग्लिश ही सीखनी है, मुझे कुछ वर्ड्स पता हैं और मैं उसको धीरे धीरे सीखते सीखते क्या कर लूँगी, साथ में पूरे सेंटेंसेस बनाना सीख लूँगी, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज पर मेरी कमांड हो जाएगी। तो हम कहाँ जा रहे हैं, अननोन से, यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं, नोन से अननोन की तरफ हम जा रहे हैं। जो चीज़ें हमें पता हैं थोड़ी बहुत, उनसे हम क्या कर रहे हैं, बड़ी चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं आगे। यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, बात हो रही है यहाँ पर एरर की। एरर क्या होता है, एरर, ये लैंग्वेज लर्निंग में जो एरर्स आती हैं, एरर्स का मतलब होता क्या है, एरर्स का मतलब होता है यहाँ पर त्रुटियाँ। आपको ये सब चीज़ें जो हैं याद रखनी है, ये हिंदी में भी आपको याद करनी है। साथ साथ मैं कीवर्ड्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप इजीली इंग्लिश को कर पाएँ। जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है उनके लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगी, और जिनको आती है उनके लिए तो ये और सुपर्ब काम करेगी। तो चलिए मैं बात कर रही थी यहाँ पर एरर्स की। एरर्स क्या होती हैं, जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं और उसके सीखने के अंतर्गत हमें क्या होता है, कुछ त्रुटियाँ आती हैं, हम कोई वर्ड पूरा सही से नहीं बोल पाते हैं, बार बार उसमें मिस्टेक करते हैं, तो वो त्रुटियाँ होती हैं। तो त्रुटियाँ कैसा काम करती हैं लैंग्वेज में, ये कैसी होती हैं, जो बच्चे की सोच की अंतर्दृष्ट करती हैं, बच्चे की सोच को बढ़ाती हैं, अर्थात उसको पता लग जाता है कि वह कहाँ गलती कर रहा है, बच्चों की मदद करती है, मार्ग तय करती है। और सीखने की प्रक्रिया का ये क्या होती है, नेचुरल पड़ाव होती है। ये नेचुरल पड़ाव होती है सीखने की प्रक्रिया का। इसमें बच्चों को अपनी ज़रूरतों को पता चल जाता है, वहाँ से कर पाते हैं कि आपने कहाँ पर गलती कर दी है, आपको कहाँ सुधार की आवश्यकता है, और उसी के अनुसार टीचर को भी इससे हेल्प मिल जाती है। वो क्या करते हैं, जब भी उसको भाषा सिखा रहे होते हैं, उसको जो त्रुटियों को पता उन्हें चलता है, तो उससे नहीं पता चल जाता है बच्चे को कितनी आवश्यकता है और कहाँ उसको सुधार की आवश्यकता है, और उनको क्या कर सकता है, वो निदानात्मक उपचारात्मक हो सकता है। यहाँ पर भाषा में सीखने वाली जो त्रुटियाँ होती हैं, ये स्थायी नहीं होती हैं, इनको क्या किया जाता है, उपचारिक शिक्षण की मदद से इनको सही किया जा सकता है। और ये क्या होती हैं, आप सोच सकते हैं कि भाषा में जो त्रुटियां हो रही हैं, तो ये ज्ञानता आप इसको बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते बच्चे को उसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान होता है, पर ये क्या चीज़ है, आप नया ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, तो उसके समय क्या आ रही हैं, त्रुटियां आ रही हैं। इसको क्या माना जाता है, भाषा सीखने की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में इसको देखा जाता है। तो ये क्या होती हैं, ये स्थायी नहीं होती हैं, और ये समय के साथ जो है दूर हो जाती हैं, या टीचर भी इनको सोल्व कर सकता है। कैसे कर सकता है, उपचारात्मक शिक्षण देकर। तो
आपको पता लग गया। ये क्वेश्चन भी बहुत बन जाता है कि त्रुटियाँ क्या है भाषा सीखने में, अगर आपको त्रुटियाँ आ रही हैं तो किस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ पर दिया है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। स्पीकिंग और लिसनिंग का रोल क्या होता है, तो हमें बताना है स्पीकिंग और लिसनिंग का रोल। आप चीज़ों को सुनेंगे, सही से सुनेंगे, तभी आप उसको सही से बोलेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आप कहीं भाषा सीख रहे होते हैं, आप मान लीजिए भाषा का एक्यूम्सन्स कर रहे हैं, आप लर्निंग कर रहे हैं और अर्जन कर रहे हैं, और किसी उसके लिए क्या किया है आपने, कोई संस्था ज्वाइन नहीं की है, आपको इंग्लिश सीखनी है और बार बार आप क्या करते हैं, टीवी में देख लेते हैं, वहाँ पर थैंक यू, सॉरी, जो आप सीरियल्स वगैरह देखते हैं उसमें भी बहुत वर्ड ऐसे यूज़ होते हैं जो लेते हैं और सुनकर ही उनको स्पीक करना सीख जाते हैं। आपने उसके लिए कोई लिखना नहीं सीखा, कहीं से उसको पढ़ा नहीं है, केवल आपने सुना है और उसको बोला है। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये भी भाषा के अर्जन में ही आ जाती हैं। यहाँ पर दे रखा है लिसनिंग लैंग्वेज स्किल है। ये क्या है, ये आपके लैंग्वेज के कौशल बोला जाता है इनको, ये कौशल होते हैं। लैंग्वेज एडुकेटर्स हैव लॉन्ग यूज्ड द कॉन्सेप्ट फॉर बेसिक लैंग्वेज स्किल। तो 4 जो हैं बेसिक लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, वो क्या है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर 1 में दिया हुआ है लिसनिंग आ रहा है, स्पीकिंग आ रहा है। तो लैंग्वेज लर्निंग के क्या होते हैं, 4 बेसिक कौशल्स होते हैं, 4 बेसिक स्किल होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, एक तो लिसनिंग होता है, 2 पर होता है स्पीकिंग, उसके बाद होता है रीडिंग, और लास्ट में आ जाता है हमारा राइटिंग। नंबर 4 पर आ जाता है हमारा क्या, राइटिंग। राइटिंग भी हमारा एक लैंग्वेज स्किल होता है। स्किल्स के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। भाषा के जो चारों कौशल हैं वो कैसे कार्य करते हैं। मान लीजिए कोई नया सॉन्ग आया और आपने उसको सुन लिया, और आप क्या कर रहे हैं, बार बार उसको सुने जा रहे हैं, और कोई ऐसा वर्ड है जो आपको बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है, आपको लग रहा है कि आपको भी सीखना चाहिए, बोलना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चीज़ों को जो है ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज स्किल में क्या आ जाता है, आप चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद उसको बोलने की आप प्रैक्टिस करते हैं। जब आप उसको बोलना सीख जाते हैं, फिर आपको लगता है कि आप इसको लिख कर भी देखें। तो भाषा सीखने का जो अगला कौशल आता है नंबर 3 पर, वो आता है रीडिंग का, और जो नंबर 4 पर आ जाता है वो हमारा क्या आ जाता है, वो हमारा आ जाता है राइटिंग का। तो यहाँ पर मैं चारों कौशल्स की बात कर रही हूँ। पहले आप क्या करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद उसको लिखना भी सीख जाते हैं। तो इस तरह से आप भाषा को सीख सकते हैं। इसी के बेस बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। कई बार तो ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारे लैंग्वेज स्किल हैं, जो 4 स्किल हैं लैंग्वेज के, उनको आप सीरियल में लगाइए। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आप सुनेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद उसको लिखना सीखेंगे। तो ये इस तरह से क्वेश्चन भी बन जाता है, और अलग अलग क्वेश्चन इसके बनते रहते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मोड कैसा होता है, हमारा संचार का या संप्रेषण का जो एक मोड होता है, माध्यम होता है, वो कैसा होता है, ओरल हो सकता है और रिटन हो सकता है। आप उसको मौखिक रूप में बात कर सकते हैं किसी से, और लिखित रूप में भी आप बात कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, डायरेक्शन कैसी होती है कम्युनिकेशन की, रिसीविंग होती है, और कैसी होती है, प्रोड्यूस होता है। कुछ चीज़ आप क्या करते हैं, अधिगम करता क्या करता है, या कोई चीज़ हम सीख रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, और उसको उत्पादनकर्ता के रूप में भी हम होते हैं, हम चीज़ों का उत्पादन भी कर रहे हैं। मान लीजिए मैं कुछ बोल रही हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं लैंग्वेज का उत्पादन कर रही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, और आप उसको सुन रहे हैं, तो आप उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, अर्थात ग्रहण कर रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कैसे कैसे कौशल्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, ग्रहण करने वाले का कौशल कौन सा होता है, ग्रहण कैसे कर सकते हैं, आप देख कर सकते हैं और सुनकर कर सकते हैं। और आप किसी चीज़ का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, तो आप लिख कर सकते हैं और बोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आ सकती हैं। किसी चीज़ को आप प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, भाषा के कौशल में अगर देखा जाए तो बोल कर और लिख कर, और अगर आप उसको ग्रहणकर्ता के रूप में देखेंगे तो कैसे, सुनकर और देखकर। तो ये चीज़ें भी आ जाती हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। यहाँ पर मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, देयर आर 4 मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर जो टीचिंग आप करते हैं उसके क्या मेथड होते हैं, 4 होते हैं। डिडक्टिव मेथड होता है, इंड्यूसेटिव डिडक्टिव मेथड होता है, इंड्यूसेटिव मेथड होता है। यहाँ पर बात करते हैं हम रेमेडियल टीचिंग की। रेमेडियल टीचिंग होती क्या है, अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखने में, कोई स्किल सीखने में आपको समस्या आ रही है, तो उसमें क्या करता है टीचर, उस समस्या का समाधान करता है, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण आपको देता है। यहाँ पर रेमेडियल का मतलब हो जाता है उपचारात्मक। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर दिया है बेसिक्स। बेसिक्स का क्या मतलब हो जाता है, इस पर आ जाता है बेसिक्स। बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। अर्थात क्या करते हैं आप, जैसे किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं, तो ये होती है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। और होता है कैल्प। कैल्प होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अर्थात एक अकेडमिक के द्वारा, एक संस्था के द्वारा जब आप भाषा दक्षता सीखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आप कैल्प बोलते हैं, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बोलते हैं। अर्थात किसी संस्था के द्वारा, अर्थात
किसी स्कूल में आप जाकर कोई भाषा सीख रहे हैं, वहाँ से भाषा की दक्षता प्राप्त कर रहे हैं, तो ये कैल्प कहलाता है। इसमें डिफरेंस भी आ जाते हैं। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। ये दोनों बातें जो हैं सेम नहीं होती हैं। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कैल्प इज डिफरेंट फ्रॉम बेसिक्स, तो ये एक दूसरे से अलग है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। द टर्म बेसिक एंड कैल्प वर इंट्रोड्यूस बाई, ये जो टर्म है किसने इंट्रोड्यूस की थी, इनको किसने बताया था, तो ये थे कौन, जिम क्यूमिन्स। तो जिम क्यूमिन्स ने ये सारी टर्म्स जो थी दी थी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दे रखा है द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बोला हुआ है क्या, कोइनेज होता है। कोइनेज का मतलब क्या होता है, टोटली इनोवेशन ऑफ न्यू वर्ड। आप क्या कर रहे हैं, कोई बिल्कुल ही नया वर्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप बोल देंगे कोइनेज। उसके बाद होता है बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब होता है किसी चीज़ को उधार लेना, अर्थात किसी और भाषा से शब्दों को लेकर अपनी भाषा में यूज करना। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं पियानो, तो पियानो जो वर्ड है वो इंडिया का नहीं है, ये वर्ड जो आया है इटली से आया है, तो ये इटली का वर्ड हो गया और ये हमने क्या किया है, हम भी इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं, अर्थात अपनी भाषा में इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो हम इसकी बोरोइंग कर रहे हैं, अर्थात इसको उधार ले रहे हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम कंपाउंड। कंपाउंड में क्या हो जाता है, यहाँ पर हम करते हैं एक वर्ड को, जैसे मान लीजिए गैसो पाइपलाइन होती है, ये एक वर्ड होता है गैसो पाइपलाइन, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, गैसोलाइन बोल देते हैं। चलिए गैसोलाइन एक वर्ड होता है और हम इसको डेली यूज़ में बोलते क्या हैं, तो हम इसको डेली यूज़ में कंपाउंड कर देते हैं, अर्थात इसको छोटा करके एक नया वर्ड बना लेते हैं। हम क्या बना लेते हैं, हम बोल देते हैं उसको गैस। हम एक केवल क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं, हम गैसोलाइन नहीं इसको नहीं बोलते हैं, इसका यूज़ ये नहीं करते हैं। ये जैसे हो जाता है इन्फ्लुएंस, तो इन्फ्लुएंस में हम क्या बोलते हैं, हम केवल फ्लू बोलते हैं। आजकल क्या बोलने लग गए हैं, हम केवल फ्लू बोलते हैं, हम इन्फ्लुएंस नहीं बोलते। तो ये क्या कर रहे हैं, हम इसको कंपाउंड कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का अर्थ क्या हो जाता है, ब्लेंडिंग का अर्थ हो जाता है, मान लीजिए आप स्मोक के एग्जाम्पल से इसको इजीली समझ पाएंगे। अब आए हम ब्लेंडिंग पर। सबसे पहले क्या होता है, हम ले रहे हैं यहाँ पे एक वर्ड स्मोक। स्मोक एक वर्ड आपने सुन रखा होगा, तो ये किस चीज़ से मिलकर बना है, स्मोक प्लस किससे बनता है, फोक से मिलकर बनता है। ये बनता है स्मोक और प्लस किससे, स्मोक प्लस बनता है ये फोक से। तो हमने क्या कर दिया, हमने इन दोनों वर्ड को कंबाइन कर दिया, अर्थात इनकी संधि कर दी, इनको ब्लेंड कर दिया। तो हमें केवल क्या नया वर्ड मिल गया है, हम क्या बोलने लग गए हैं, हम स्मोक बोलने लग गए हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दे रखा है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच इन ए लैंग्वेज कैपेबल ऑफ अल्टरिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड इज। क्या हो जाएगा, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई के बारे में बात हो रही है और इस पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ध्वनि की सबसे जो छोटी इकाई है वो होती है फोनीम, और अगर आप इसको याद नहीं रख सकते हैं तो इजीली बात है, जब भी आप फ़ोन पर बात करते हैं तो किससे करते हैं, बोल कर करते हैं, ध्वनि के द्वारा करते हैं। तो फोनीम हो गया और इसमें क्या होता है, ध्वनि, अर्थात हम फ़ोन पर बोलकर ही बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई फोनीम होती है। तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है, इससे आप इजीली इसको याद रख सकेंगे। चलिए आप देख लेते हैं इसमें आगे नेक्स्ट क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट मे कॉज ऑफ द चेंज मीनिंग विद इन ए लैंग्वेज बट दैट डजंट हैव ए मीनिंग विथ बाई इट सेल्फ। ये अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं रखती है, ये किसी के साथ जुड़कर एक ध्वनि को किसी के साथ जुड़कर नया शब्द बना देती है, नया साउंड करती है। यहाँ पर दे रखा है मॉर्फिम। मॉर्फिम क्या होता है, मॉर्फिम के बारे में भी देख। मॉर्फिम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड that provide a specific meaning is stating of a letter which is called a phoneme। तो क्या होता है, किसी शब्द का एक अक्षर, सबसे छोटी इकाई जो होती है क्या होता है, एक अक्षर होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा राम, तो राम पूरा एक शब्द हो गया और इसका सबसे छोटी जो इकाई मानी जाएगी यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो रा हो जाएगा। आप ये बोलेंगे, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर क्या दिया है, लैंग्वेज इज रिलेट टू, किससे रिलेट करती है, लैंग्वेज जो है किससे जुड़ी हुई होती है, कल्चर ऑफ सोसाइटी। कल्चर ऑफ सोसाइटी से लैंग्वेज जो है ये जुड़ी हुई होती है, ये सभ्यता और संस्कृति की वाहक भी होती है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है, एज पर थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला द फर्स्ट लैंग्वेज टोट एट द स्कूल शुड बी। त्रिभाषीय सूत्र के अनुसार जिसमें पढ़ाई जाने वाली प्रथम भाषा हो वो कौन सी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज और जो होम लैंग्वेज होती है, जो बच्चे की क्षेत्रीय भाषा होती है, बच्चा जिसको घर पर बोलता है या जो उसकी मदर टंग है उसी में उसको क्या है, प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये बात हो रही है और इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर बात की जा रही है फंक्शनल सिलेबस इन लैंग्वेज लर्निंग हेल्प्स लर्नर टू डेवलप। जो क्रियात्मक सिलेबस होता है, जो क्रियात्मक पाठ्यचर्या होती है, क्रियाशील पाठ्यचर्या होती है, तो वो क्या कार्य करती है, वो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसीज को बढ़ा देती है, व्याकरणीय दक्षताओं को इम्प्रूव कर देती है। चलिए आ जाते हैं दैट ऑल चिल्ड्रन आर बोर्न विद एन इनिटेट नॉलेज ऑफ ग्रामर इज गिवन बाई। बच्चे में भाषा की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। तो ये किसने बात की है, ये बात की है किसने, चामोस्की ने बात की है। नोम चामोस्की इनका नाम है पूरा। और जब भी भाषा दक्षता की बात की जाती है, भाषा सीखने की बात आती है, उसमें जो भी
आते हैं, इसके जन्मदाता है या इनके बारे में कोई थॉट आता है तो वो कौन है, नोम चॉम्स्की हैं, अगर इसमें क्वेश्चन आता है। और यूनिवर्सल ग्रामर का जो या यूनिवर्सल जो व्याकरण का सिद्धांत है वो भी इन्होंने ही दिया है, नोम चॉम्स्की ने। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ये बन जाते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, मल्टीलिंगुअलिज्म और कॉग्निटिव ग्रोथ एंड एजुकेशनल अचीवमेंट है पॉजिटिव रिलेशन। तो मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या होता है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट एजुकेशनल अचीवमेंट में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, एक सकारात्मक संबंध होता है इन दोनों के बीच। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम डिमांड दैट, जो एक मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषावाद का जो एक रूम होता है वो क्या डिमांड करता है, उसमें क्या डिमांड होती है, मदर टंग शुड गेट ए प्लेस इन द क्लासरूम, जो बच्चे की मातृभाषा है उसको कक्षा में स्थान दिया जाए। बारे में भी क्वेश्चन बन जाता है। बहुभाषिकता क्या होती है, तो बहुभाषिकता होती है एक रिसोर्स का कार्य करती है। बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज से सीख जाते हैं। जब एक दूसरे से बातें करते हैं तो वो उसकी लैंग्वेज को अर्जन कर लेते हैं, अर्थात ग्रहण कर लेते हैं। बहुभाषावाद जो है एक रिसोर्स का काम करता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्प्रेक्सिया इज द रिलेट विद। डिस्प्रेक्सिया एक डिसऑर्डर होता है, बच्चों में लर्निंग डिसऑर्डर होता है। इसको किससे रिलेट करते हैं, तो ये क्या होता है, पुअर मोटर स्किल एंड प्लानिंग। बच्चे क्या करते हैं, जो उनके स्किल होते हैं, जो गत्यात्मक कौशल होते हैं, उनमें कॉम्बिनेशन नहीं बैठा पाते हैं, अर्थात जैसा उनका दिमाग सोचता है तो वो उस चीज़ को लिख नहीं पाएंगे, उनमें गतिक कौशलों में प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। कुछ डिसऑर्डर हैं जिनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है। ADHD के बारे में दिया है। ADHD क्या होता है, ये होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो होता है कल्पना करता है, सपनों में खोए खोए रहता है, फुसफुसाहट करता है, या तो बहुत ज़्यादा बोलता है या बहुत कम बोलता है, और लापरवाहियाँ करता रहता है, गलतियाँ करता रहता है, दूसरों के साथ घुलता मिलता नहीं है, और क्या हो जाता है, चीज़ों को भूल जाता है। लगातार उसकी गतिविधियाँ चेंज होती रहती हैं। उसमें क्या होता है, इम्पल्स एक्टिविटी होती हैं। उसमें क्या होता है, वो एक काम को लगातार नहीं कर सकता है। वो क्या करता है, कभी ये कार्य करेगा, कभी कुछ और कार्य करेगा, अर्थात उसमें क्या है, एकाग्रता की कमी होती है, उसमें ध्यान की कमी होती है, और वो एक जगह आराम से बैठ भी नहीं सकता है, कभी यहाँ बैठेगा कभी वहाँ बैठेगा, और ना ही एक कार्य को लगातार कर सकता है। वो लगातार अपने कार्य को नहीं कर सकता और ना ही अपनी बारी का इंतजार कर सकता है। अगर उसको बोला जाए कि उसको लाइन में खड़ा होना है और जैसे ही उसका नंबर आएगा अपने कार्य को करेगा, पर वो उसका वेट नहीं कर सकता है। संगठनात्मक कौशल होता है, उसके कौशल जो है सही से कार्य नहीं कर सकते हैं। बच्चे को आप बोलेंगे ये बच्चे बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, एक्टिव होते हैं, मगर ये किसी भी कार्य को लगातार नहीं कर सकते क्योंकि इनमें ध्यान की कमी होती है। तो ये होता है हमारा ADHD। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, इज अ कंडीशन दैट इफेक्ट समवन मोटर स्किल, इट इज द स्टिल ऑफ पोटेंशियल टू हाइंडर अफेक्ट द स्पेसिफिक लर्निंग। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है डिस्प्रेक्सिया क्या होता है। बच्चे में क्या होता है, उसके जो स्किल्स हैं वो साथ में काम नहीं कर पाते हैं, अर्थात जो उसकी जैसे पेन से लिखना, तो सही से वो पेन नहीं पकड़ पाएगा, नहीं लिख पाएगा, तो इस तरह के कौशल वह नहीं कर सकता है। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर। यहाँ पर क्या दिया है, ऑटिज्म। ऑटिज्म होता है ASD। ASD क्या होता है, ये होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, ASD के बारे में बात कर लेते हैं। ये होता है बच्चे क्या करते हैं, समाज में घुलते मिलते नहीं है, अर्थात क्या होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है, वो अपने आप में रहना पसंद करते हैं। अर्थात कोई खेल खेल रहे हैं, जैसे मान लीजिए उसको कार का गेम पसंद है तो वो कार का ही गेम खेलता है, सबसे ज़्यादा उसी गेम को खेलता रहता है, वो नई चीज़ों को ध्यान नहीं देता। अपने मम्मी पापा से भी उसको बात करनी है तो वो इशारे का प्रयोग करेगा, उनका हाथ पकड़ कर ले जाएगा जो चीज़ उसको चाहिए, और उसमें क्या होता है, स्पीच डिले हो जाती है। बच्चा क्या है, बोलना नहीं चाहता है, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करता है, बातें नहीं करता है, बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं है, अलग अलग रहता है और अकेला ही खेलना पसंद करता है। तो ये बच्चे जो होते हैं ये ऑटिज्म का शिकार होते हैं। तो ये जो एक डिसऑर्डर है, ये इसके बारे में भी क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर क्या दिया है, इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट लीड्स टू इम्प्रेसाइज स्पीच, अर्थात ये बोलने में भी दिक्कत पैदा करता है। ये कौन सा डिसऑर्डर है, जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्थीरिया। चलिए डिस्लेक्सिया के बारे में। डिस्लेक्सिया इज ए लैंग्वेज डिसऑर्डर, जो रिलेट करता है किससे, रीडिंग से। बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चा बाज को क्या पढ़ रहा है, बाज को बच्चा पढ़ रहा है सा, बच्चा उल्टा पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है चीज़ों को, यह पढ़ रहा है SAW पढ़ रहा है, ठीक है, बच्चा ये पढ़ रहा है। W को क्या पढ़ रहा है, W को M पढ़ रहा है। B को क्या पढ़ रहा है, B को D पढ़ रहा है। तो ये जो डिसऑर्डर होता है रीडिंग में, पठन संबंधी विकार, चीज़ों को सही से बोल नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो होता है डिसलेक्सिया। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर क्या दिया है, और एक विकार होता है जो बोलते हैं क्या, डिस्कैलकुलिया। बच्चा जो है गणना नहीं कर पाता, कैलकुलेशन नहीं कर पाता, तो वहाँ पर कौन सा विकार हो जाता है, वहाँ पर हो जाता है डिस्कैलकुलिया। ये देख लेते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ 3 month प्ले बेस्ड स्कूल।
क्या हो रहा है, वो किसके विकास में सहायक है। अगर 3 मंथ बेस्ड स्कूल में दिया जा रहा है, प्ले वे मेथड से उसको सिखाया जा रहा है 3 महीने के लिए, तो कौन सा मॉड्यूल तैयार हो रहा है फॉर द ग्रेड 1 स्टूडेंट। प्राथमिक की ग्रेड 1 की बात हो रही है यहाँ पर। रिकमेंडेशन वाई किसके द्वारा किया गया है, ये NEP के द्वारा किया गया है कि बच्चों का बेस जो है खेल के माध्यम से बनाया जाए। ग्रेड 1 के बच्चों को क्या है 3 महीने तक प्ले वे मेथड से उनको सिखाया जाए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ पर दे रखा है क्या, यहाँ दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फीचर इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को नहीं, क्या नहीं दे रखा है, ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल शुड बी टॉट इन द किस में, अदर लैंग्वेज। तो उनको अदर लैंग्वेज में नहीं पढ़ाना, उनको किस में पढ़ाना है, उनको पढ़ाना है मदर टंग में। जो बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, प्राथमिक के बच्चे हैं उनको किस में शिक्षा देनी है, उनको शिक्षा देनी है मदर टंग में। इसकी भाषा पर मेन जोर दिया गया है कि बच्चों को शिक्षा जो मिले वो मातृभाषा में मिले। पर बात की जा रही है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल लैंग्वेज। तो स्कूल लैंग्वेज में मीडियम का इंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम हो वो कैसा हो, वो बच्चे की मदर टंग हो। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसकी मदर भाषा हो, मातृभाषा हो, जिसमें बच्चा जो है इजीली चीज़ों को सीख पाए। यहाँ पर हमने आज क्या किया है, हमने किए हैं इंग्लिश के कीवर्ड। टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आप ये कीवर्ड लर्न कर लेना, आप ये वीडियो देख लेना। अगर आपने अब से पहले कुछ प्रिपरेशन नहीं की है, कोई तैयारी नहीं की है, तो ये वीडियो आपके लिए इनफ है। इससे आपका सारा इंग्लिश का जो पेडागोजी है और ग्रामर है वो सब कवर हो जाएगी। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप केवल ये इंग्लिश में जो मैंने कीवर्ड आपको बताए हैं इनको लर्न कर लेंगे और साथ ही इनकी हिंदी भी आप देख लेंगे। डिसऑर्डर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, बहुभाषिकता मैंने आपको पढ़ा दी है, लैंग्वेज क्या होती है, अधिगम पढ़ा दिया है, अर्जन पढ़ा दिया है, NEP के क्वेश्चन मैंने सब कुछ सारा निचोड़ मैंने इसी वीडियो में दे दिया है। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी, आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, ताकि मैं आपके लिए और सब्जेक्ट की भी ऐसी कीवर्ड वाली वीडियो लेकर आऊँ। मैं अभी पेडागोजी और EBS वाली वीडियो भी लेकर आने वाली हूँ। तो अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा।